प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष अभियान आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी पहचान। 21वीं सदी में बड़ी क्रांति का आधार बनेगी अंतरिक्ष तकनीक। 4 राज्यों में राज्यसभा की 16 सीटों में 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत। मालखरौदा में 80 फीट गहरे बोर में फंसे राहुल को निकालने 18 घंटे से रेस्क्यू जारी। मुख्यमंत्री ने कहा रोबोट की भी ली जाएगी मदद। और प्रदेश में 16 जून से प्रारंभ होगा नया शिक्षा सत्र। स्कूल शिक्षा मंत्री ने शाला प्रवेशोत्सव के लिए लिखी चिट्ठी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी में अंतरिक्ष तकनीक एक बड़ी क्रांति का आधार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत अभियान की सबसे बड़ी पहचान है। प्रधानमंत्री अहमदाबाद के बोपल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। इसरो जब कोई रॉकेट लॉन्च करता है तो कोई अभियान अंतरिक्ष में भेजता है तो पूरा देश उससे जुड़ जाता है, गर्व महसूस करता है, देश उसके लिए प्रार्थनाएं करता है और जब वो सफल होता है तो हर देशवासी आनंद, उमंग और गर्व से उसकी अभिव्यक्ति करता है और उस सफलता को हिंदुस्तान का हर नागरिक खुद की सफलता मानता है। मिशन चंद्रयान के दौरान हमने भारत की इस भावनात्मक एकजुटता को देखा था। भारत का अंतरिक्ष अभियान एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी पहचान रहा है। हमारी सरकार भारत के युवाओं के सामने से हर अवरोध को हटा रही है। डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए खोल देना, आधुनिक ड्रोन पॉलिसी बनाना हो, जियो स्पेशल डाटा गाइडलाइंस बनानी हो, टेलीकॉम आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम एनीवेयर की सहूलियत देनी हो, सरकार हर दिशा में काम कर रही है। 21वीं सदी में स्पेस टेक एक बड़े रिवॉल्यूशन का आधार बनने वाला है। स्पेस टेक अब केवल दूर स्पेस की नहीं बल्कि हमारे पर्सनल स्पेस की टेक्नोलॉजी बनने जा रही है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों की ये प्रक्रिया निर्बाध जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि 2 क्षेत्र अंतरिक्ष और समुद्र भविष्य में सबसे अधिक प्रभावशाली होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे भारत के आईटी सेक्टर का सामर्थ्य आज दुनिया देख रही है, वैसे ही आने वाले दिनों में भारत के स्पेस सेक्टर की ताकत नई ऊंचाई पर होगी। 4 राज्यों में राज्यसभा की 16 सीटों के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस ने कड़े मुकाबले में 5 सीटों पर कब्जा किया है। महाराष्ट्र में 6, कर्नाटक और राजस्थान में 4-4 तथा हरियाणा में 2 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव शुक्रवार को संपन्न हुए थे। सभी चारों राज्यों के परिणाम आज सुबह तक घोषित कर दिए गए। हरियाणा और महाराष्ट्र में क्रॉस वोटिंग और नियमों के उल्लंघन की शिकायतों के बीच 8 घंटे तक मतगणना रुकी रही। महाराष्ट्र में मतगणना में सबसे अधिक देरी हुई। शिवसेना, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सत्तारूढ़ गठबंधन ने 6 सीटों में से 3 पर जीत हासिल की, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली। भाजपा के विजेताओं में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, पूर्व राज्य मंत्री अनिल बोंडे और पार्टी के नेता धनंजय महाडिक शामिल हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल, कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी और शिवसेना के संजय राउत भी महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। भाजपा और शिवसेना महाराष्ट्र में क्रॉस वोटिंग और मतों की अयोग्यता को लेकर निर्वाचन आयोग गए थे। हरियाणा में भाजपा उम्मीदवार कृष्णलाल पवार और भाजपा तथा इसकी सहयोगी जेजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा की 2 सीटों पर विजयी हुए हैं।
जांजगीर चांपा के मालखरौदा ब्लॉक के पिहरीद गांव में 80 फीट गहरे बोर में फंसे 10 साल के राहुल साहू को बाहर निकालने के लिए 18 घंटे से रेस्क्यू जारी है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला और एसपी विजय अग्रवाल समेत अन्य अफसर रात भर मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को बच्चे को सकुशल निकालने के निर्देश दिए। साथ ही वे रात भर इस घटना का अपडेट भी लेते रहे हैं। आज सुबह उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बच्चे की जान बचाने के लिए रोबोट की मदद भी ली जाएगी। गुजरात से रोबोट की टीम आ रही है, शाम तक पहुंच जाएगी और कटक से भी टीम हमने बुलाया है। तो जहां देश भर में जो सबसे अच्छे से अच्छी सुविधाएं हैं उस हम उपलब्ध करा रहे हैं ताकि उस बालक की जीवन बचाया जा सके। हमारे लिए एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पीड़ित साहू परिवार से बात की। उन्होंने राहुल के बचाव के लिए हर संभव मदद की बात कही। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला के मोबाइल पर वीडियो कॉल कर मुख्यमंत्री ने बच्चे की माता गीता साहू और पिता लाला साहू सहित परिजनों से बात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए निराश न होने की बात कही। एसपी, कलेक्टर, सब अधिकारी, कर्मचारी, जितना एक्सपर्ट है सब लोग लगा के रखे हैं, है ना। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ठीक हो ही सकुशल ऊपर आई हो, बाहर आई। मालखरौदा में हुए इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को ऐसे सभी खुले बोरवेल को बंद करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मुंगेली जिले में आयोजित समीक्षा बैठक में विभाग की योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान वे ग्राम लिम्हा में गौठान भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य 100 रुपए बढ़ाया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद राज्य के किसानों को न्याय योजना के तहत इस वर्ष 2640 रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अगले साल तक हम किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2800 रुपए देने का लक्ष्य रखा है। 2640 और 2660 रुपया प्रति क्विंटल किसान न मिलने वाला है। अब अगले साल भी कहूँ 150 रुपया समर्थन मूल्य बढ़ जाई ना, तो चुनाव के साल में किसान ला 2800 रुपया क्विंटल, 2800 रुपया। इस दौरान कृषि मंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी तथा उसे नियमानुसार सुलझाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। गर्मियों की छुट्टी के बाद प्रदेश में नया शिक्षा सत्र 16 जून से प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान प्रदेश के सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस संबंध में सभी मंत्रियों, संसदीय सचिव, सांसद, विधायक, नगरीय निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों को पत्र लिखकर ये अपेक्षा की है कि उनके क्षेत्र का कोई भी बच्चा शाला त्यागी और अप्रवेशी न रहे। इस संबंध में रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूल के सभी प्राचार्यों और प्रधान पाठकों को एक निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बच्चों को पहले दिन से ही पढ़ाई पर फोकस करवाएं। उन्होंने शिक्षकों से ये भी कहा है कि 31 जुलाई तक इस बात का खाका तैयार करें कि पूरे साल किस तरह से बच्चों को सिखाया और पढ़ाया जाएगा। उन्होंने लिखा है कि पहले दिन से ही क्लास में थ्योरी और प्रैक्टिकल पर खास जोर देते हुए क्लास में कक्षाएं लगाई जाएंगी। इसके अलावा जन सहयोग से क्लासरूम को आकर्षक और कलरफुल बनाया जाएगा। भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय बिलासपुर द्वारा मल्हार के डिडनेश्वरी देवी मंदिर प्रांगण में 1 दिवसीय लोक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की जागरूकता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अमृत महोत्सव पर केंद्रित रंगोली, पेंटिंग, फैंसी ड्रेस, भाषण, निबंध और प्रश्न मंच प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले 15 प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद अरुण साव ने कहा कि देश की आजादी के लिए असंख्य लोगों ने बलिदान दिया था। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार का प्रयास है ऐसे बलिदानियों को याद किया जाए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर लोक संपर्क अभियान के अंतर्गत यह आयोजन हुआ। विविध प्रतियोगिताएं आयोजित होगी
बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और लोगों ने जाना कि किस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई के दौरान हजारों लाखों लोगों ने देश की आज़ादी के लिए योगदान किया। विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने कहा कि शहीदों के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कोविड के समय किए गए कार्यों को विशेष तौर पर याद किया जाएगा। एक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण इस अमृत महोत्सव का, और देश आजाद है, ऐसे माननीय मोदी जी का एक संदेश है। नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी राहुल सिंह सैनी ने अमृत महोत्सव के उद्देश्यों पर व्याख्यान दिया। जवाहर नवोदय विद्यालय मल्हार की उप प्राचार्य पीआर शंकरी ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में भी जानकारी दी। किसानों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे और सीमांत किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। किश्तों में मिलने वाली इस राशि से किसान न सिर्फ खाद और बीज की खरीदी कर पा रहे हैं, बल्कि कृषि उपकरणों की छोटी मोटी मरम्मत और घर की जरूरतों में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि पाने वाले दुर्ग जिले के किसानों ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि इस योजना के तहत मिलने वाली राशि से उन्हें कृषि कार्यों को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिल रही है और दूसरों के आगे मदद के लिए हाथ भी नहीं फैलाना पड़ रहा है। और किसान सम्मान निधि एक ऐसा योजना है कि आम किसानों को बीच बीच में जो 3 किस्तों में जो दे रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हम किसानों के लिए बहुत बड़ा जीवन रक्षा का काम करता है। अचानक हम लोग के पास पैसा नहीं रहता है, ट्रैक्टर खराब हो गया तो उस समय हम लोग को पैसा सख्त जरूरत पड़ता है, तो प्रधानमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है और ऐसे समय में दिया जा रहा है कि अचानक जिस समय किसानों को जरूरत पड़ता है उसी समय योजना का लाभ हम लोग को अच्छा मिल रहा है। मैं किसान सम्मान निधि जिन प्रधानमंत्री जी द्वारा दे जाते ओखर लिए मैं ओखर बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। काबर की बीच बीच में हमला जब बीज के जरूरत पड़ते तो बीज भी खरीदे को हमारे काम आ जाते, समय पड़ते तो नींदई कोड़ई बार हमला पैसा घलोक जिसे नहीं रहा है तो हमला मजदूरी दे के घलोक काम आ जाते। उल्लेखनीय है कि किसानों के सम्मान में शुरू की गई इस योजना के तहत 3 किश्तों में 6,000 रुपए की राशि हर वर्ष किसानों के खाते में डाली जाती है। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। आज की कड़ी में हम महान शहीद राम प्रसाद बिस्मिल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका जन्म 1897 में 11 जून को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। 1918 में मैनपुरी षड्यंत्र और 1925 में काकोरी षड्यंत्र में बिस्मिल की भूमिका महत्वपूर्ण थी। बिस्मिल एक देशभक्त कवि थे। वे राम, अज्ञात और बिस्मिल उपनाम से हिंदी और उर्दू में लिखा करते थे। ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध उद्घोष के रूप में उनकी कलम से निकली कविताएं सरफरोशी की तमन्ना, मन की लहर और स्वदेशी रंग अमर हो गईं। भगत सिंह ने हिंदी और उर्दू के एक महान कवि के रूप में उनकी सराहना की, जिन्होंने अंग्रेजी से कैथरीन और बंगला से बोल्शेविकों की करतूत पुस्तक का अनुवाद भी किया था। साथ ही क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खां वारसी से बिस्मिल की मित्रता एक मिसाल थी। इन दोनों को रोशन सिंह के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों के आरोप में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल का अंतिम संदेश, जिसे उन्होंने 16 दिसंबर 1927 को लिखा था, कीर्ति पत्रिका में प्रकाशित हुआ। फांसी का समय 19 दिसंबर सुबह 6:30 बजे तय हुआ है। चिंता की कोई बात नहीं, ईश्वर की कृपा से मैं फिर जन्म लूंगा, बार बार जन्म लूंगा। मेरा लक्ष्य होगा विश्व के लिए पूरी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, ये सुनिश्चित करना कि प्रकृति के उपहारों में सबकी समान साझेदारी हो और कोई भी दूसरों पर शासन न करे। प्रत्येक स्थान पर लोगों की लोकतांत्रिक संस्थाएं हों। देशवासियों से मेरा केवल एक अनुरोध है कि हमारी मौत पर यदि उन्हें जरा सा भी दुख हो तो उन्हें किसी भी तरह हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा स्थापित करना होगा। यही हमारी अंतिम इच्छा है और यही हमारा
स्मृति चिन्ह भी रहेगा। जो कुछ मैं कह रहा हूं वही अशफाक उल्लाह खां वारसी का भी कहना है। युवाओं से मेरा अनुरोध है कि जब तक अनेक लोग शिक्षित और जागरूक न हो जाएं, गुप्त संगठनों पर ध्यान न दें। यदि देश की सेवा करने की इच्छा है तो खुले रूप से काम करें। केवल सैद्धांतिक बातें सुनकर और कल्पना लोक में विचरण कर उन्हें अपने जीवन को कठिनाई में नहीं डालना चाहिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।